ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ श्रीगेरे आर के कोकाटे प्रौढ़शाले उनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गिल्लू जो पाठ है, इस पाठ का पुनरावलोकन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है, इस पाठ के ऊपर आने वाली जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा के लिए 3 अंकों का जो प्रश्न होता है, आपको वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा, तो हम लेखिका का परिचय देखेंगे। जन्म 24 मार्च सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। माता का नाम हेमा रानी देवी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। इनका प्रमुख रचनाएं है यामा, नीरज, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। पुरस्कार मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी सक्सेरिया पुरस्कार आदि। और इनका जो श्रेष्ठ एक जो यामा जो कृति है, इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इनका मृत्यु यानी निधन सितंबर सन 1987 में हुआ था। तो अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अचानक ने एकाएक गमला, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का जो बर्तन होता है, उसे हम गमला कहते हैं। घाव ने जख्म, हौले से ने धीरे से, कांच ने शीशा, चुन्नाट सिल्वर यानी जो पर्दे भी हम कहते हैं। सोनजुई एक खुशबूदार फूल, गिलहरी मोटे रुंद और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु, एक छोटी सी जीव, कन्नड़ में हम अळिलु कहते हैं। अवतीर्ण ने उत्पन्न होना, अवतरित होना। काकद्वय ने दो कौवे जो होते हैं ना, उसे हम प्राचीन काल में काकद्वय कहते थे। चोंच ने पक्षियों की मुख का जो अग्रभाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? चोंच कहते हैं। मरहम यानी औषधि, मलम भी हम कहते हैं। झब्बेदार यानी फूलों की जो गुच्छ होती है ना, उसी जैसी जो गिलहरी की जो झब्बेदार पूंछ थी। डली यानी छोटी सी टोकरी। मन के मणि, गात शरीर, कीले यानी लोहे या कांटे की खूंटी। बरमदा यानी घर का जो बाहर का जो भाग होता है, उसे बरमदा कहते हैं। सुराही यानी पानी रखने का बर्तन। तो इस पाठ में हम एक वाक्य का जो प्रश्न उत्तर है, उसे हम देखेंगे। लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने कवि को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित होते हैं। कौवा एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित होते हैं। गिलहरी का बच्चा कहाँ पर पड़ा था? तो इसका उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में पड़ा था। तो तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कौन सा मरहम? पेंसिलिन का
मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। कौन सा नाम? गिल्लू। गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघु घात लिफाफा के भीतर बंद रहता था। किसका? लिफाफे के भीतर। लिफाफे ने कागज का जो पॉकेट कवर होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? लिफाफे कहते हैं। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। क्या? काजू। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेटा जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरी की जीवन अवधि सामान्यतः कितनी होती है? गिलहरी की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 2 वर्ष। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई? गिलहरी की समाधि सोनजही लता के नीचे बनाई गई। कहाँ? सोनजही लता के नीचे। तो 2-3 वाक्य में प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? इसका उत्तर है कौवे के चोंचों से घाव के कारण गिल्लू निचेष्टा गमले में चिपका पड़ा था। इस स्थिति में गिलहरी को लेखिका ने देख ली। कौवे ने अपने चोंचों से गिल्लू को घाव कर दिया था और एक गमले में पड़ा था। इस स्थिति में लेखिका को दिखाई पड़ी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेखिका ने गिलहरी के प्राण कैसे बचाए? ये प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसका उत्तर। लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत के बाद मुंह में पानी की बूंद टपकाया। इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। हौले से उठाकर कमरे में ले आई, रुई से रक्त पोंछा, उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत के बाद मुंह में पानी टपकाया। ये उत्तर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना ले। देखिए, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना सके। महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदाना के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दों के चुन्नट में, कभी सोनजोई के पत्तों में छिप जाता था। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ ध्यान में रखना है। फूलदानों के फूलों में, पर्दों के चुन्नट में, सोनजोई पत्तों में। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ 2 प्रश्न के बारे में बताता हूँ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था?
महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छुप जाता था। ये दोनों प्रश्न है ना, दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 2 अंकों के लिए ये तीनों प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। अगर 3 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया तो वो कौन सा होगा? गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछा तो आपको लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था, महादेव वर्मा जी को चौंकाने के गिल्लू कहाँ छुप जाता, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलाकर आपको क्रियाकलाप में लिखना है या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। लेखिका ने गिल्लू की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। जब कोई लेखिका के कमरे में दरवाज़ा खोला जाए तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। तब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता रहा। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के गैर हाजिरी में दिन बताए। आखिरी जो पहले जो 3, 2, दूसरा, तीसरा जो चौथा प्रश्न है ना, इन प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़िए या तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पट पर जाता था, उसी तेज़ी से उतरता था। इसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना ले। और महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान की फूलों में, पर्दे के चुन्नट में और सूंजी के पत्ते में छिप जाता था। देख लिया? ठीक है। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता है। कई दिन गिल्लू को काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरी की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत ही आ गया। दिन भर गिल्लू न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चीर निद्रा में सो गया। आखिरी प्रश्न, इसे भी आपको थोड़ा देखना है। गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ममतत्व। महादेव वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी थे और उनका लगाव भी उनसे कम नहीं था, परंतु उनमें से गिल्लू पर महादेव वर्मा जी को ज़्यादा प्यार था। लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया तब उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया। इन घटनाओं से पता चला कि महादेव वर्मा जी के गिल्लू के प्रति अधिक ममता थी। तो रिक्त स्थान देखिए। वह डैश भी विचित्र पक्षी है, कौवा भी विचित्र पक्षी है। उसी बीच मुझे डैश होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। दुर्घटना का होकर अस्पताल रहना पड़ा। गिल्लू की डैश का अंत ही आ गया। गिल्लू की जीवन या वसंत ऋतु जीवन की अंत ही आ गया। मेरे पास बहुत ही डैश है पशु पक्षी। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया वसंत ऋतु।
उत्तर भी मैंने आपको दिया है। काक बसंडी या कौवा भी लिख सकते हैं। मोटा दुर्घटना, जीवन यात्रा, पशु पक्षी, वसंत। अनुरूपता के अनुसार लिखिए। सन 1907 महादेव वर्मा जी का जन्म, सन 1987 महादेव वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा, सोनजुई लता, हंस सफ़ेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर आपको यहाँ लिखना है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। ಗಿಲ್ಲು ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ರಖಿ ಸುರಾಯಿ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ತಾ। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹುಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು। ದಿನ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲು ನ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ। ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ದಿನ ಗಿಲ್ಲು ಏನೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬರೀಬೇಕು। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रूप भी हमें यहाँ देखना है या देख सकते हैं। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। कुत्ती हमें नहीं लिखना है। रिक्त स्थान भरिए। एक वचन बहुवचन हम देखेंगे। उंगली उंगलियाँ, आँख आँखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। तो विलोम शब्द। निकट दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, विश्वास अविश्वास, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोगी, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, ईमान बेईमान। तो आज हम परीक्षा के लिए जो तैयारी किस तरह करना है, जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम देख लिया है। तो बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। लेखिका ने गिल्लू ने लेखिका को चौंकाने के लिए कहाँ छिप जाता था। ये जो 3 प्रश्न मैंने बताया है, गिल्लू को क्रियाकलाप के बारे में लिखिए या गिल्लू के अंतिम दिनों के वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है, इन 4-5 प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। आगे आने वाली परीक्षा में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस अवधि को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।